हेलो। हेलो। हाँ जी। राजेंद्र जी। जी। हाँ, हाय, मैं बात कर रहा हूँ। आपका नंबर ना मुझे कोरा से मिला है। जी। दिस इज रिगार्डिंग आपने जो ब्लड प्रेशर के लिए जो बताया था ना, उसकी रिगार्डिंग बात करना था। हाँ जी, बताइए। हाँ, तो मुझे बेसिकली जाना था वो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल से जो आपने वहाँ पे मेंशन किया है, तो उससे पूरा क्योर हो जाता है ये? सी शैल आई आस्क फ्यू थिंग्स फर्स्ट। आपकी एज कितनी है? 33। एंड वेट? वेट इज अराउंड 96। हाइट? 5.8। यू हैव हाई ब्लड प्रेशर? हाँ, हाई सिंस प्रेशर। सिंस सिंस अराउंड मैंने 2 साल पहले था, तो तभी 2.5 mg का मुझे मेडिसिन दिया था, तो वो 140/90 होता था। और अभी मैं 4-5 दिन पहले 7 तारीख को डॉक्टर के पास गया था, तभी उसने 152/92 बताया, तो उसने वो थोड़ा पावर बढ़ा दिया, मेरा 5 mg कर दिया। तो 2 साल पहले पहली बार मेडिसिन लेना शुरू किया था आपने? हाँ। See, the first thing is that you need to understand what is blood pressure. हाँ। There is one word, metabolic syndrome. ओके। Metabolic syndrome is defined by WHO as like a condition wherein a person has 3 conditions out of 5. These 5 conditions are diabetes, blood pressure, heart disease, high cholesterol, central obesity. This definition will not make any sense to even a doctor. I think you also would not be able to make much out of it. हाँ, Right? मुझे समझा नहीं है। हाँ। The first thing is, why 3 out of 5? Why not 4? Why not 5? Why not 2? Why not 1? No logic? No. Okay. The way I have tried to understand and the way my definition is put on Quora also and accepted also in the metabolic syndrome topic. Your body needs 1 calorie per minute for the working of the internal organs. Your brain needs energy, your digestive system needs energy. Every process which is happening to keep you alive requires energy, right? Metabolic syndrome is when your vital or internal organs do not get enough energy to work optimally. जितना आपकी बॉडी को एक रीजनेबल एनर्जी चाहिए, आपके ऑर्गन्स को चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके हार्ट को 200 कैलोरी पर डे चाहिए, तो 200 की जगह 180 मिल रहा है, तो कुछ गड़बड़ होगी। बराबर। सो दिस इज व्हाट मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज, राइट? ओके। अब उन्होंने क्या लिया? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज और फालतू की 2 चीजें ले ली, सेंट्रल ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल, व्हिच हैज गॉट नो रिलेशनशिप. ओके। The main are these 3. Or otherwise, if you go by definition, then there are hundreds of other diseases which is indication of, or which is a symptom, or which should be included in the definition of metabolic syndrome. Now, but these are the first occurrences where that things actually start in the body. see, first let's understand what is it. Diabetes is high blood glucose. But the other side, which nobody will tell you, normally I think 90% of the people in this world do not know that diabetes means, diabetes may, like, it is not very critical if you have a high blood glucose. What is critical is having low cellular glucose. आपका ब्लड ग्लूकोज इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो ग्लूकोज आपके ब्लड में होता है वो आपके सेल्स में नहीं जा पाता. एंड सेल इज वेयर ग्लूकोज बिलोंग्स. सेल में ग्लूकोज जाएगा तो एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी बनेगी तो आप जिंदा रहेंगे. अब जितना भी मेडिसिन बेचते हैं वो क्या कह के बेचते हैं मेडिसिन को, कि ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, या इंसुलिन बेच रहे हैं,
या दे आर सेइंग इट विल लोअर द ब्लड शुगर, और आपका प्रॉब्लम क्या है? लो सेलुलर ग्लूकोज. नोबडी सेल्स एनीथिंग सेइंग कि ग्लूकोज आपके सेल में बढ़ जाएगा. नंबर 2, आप कोई भी मेडिसिन लेंगे, अगर आपके सेल्स में ग्लूकोज ज्यादा जाएगा तो क्या होगा? योर एनर्जी लेवल विल शूट अप. ठीक है. अगर एनर्जी लेवल शूट अप होता तो जिसको भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है वो सबके सब लोग एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेंगे, एक ग्लूकोज का इंजेक्शन लेंगे, सेलुलर ग्लूकोज विल गो अप एंड दे विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. एंड नोबडी इज डूइंग दैट. ना ही तो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करने के लिए लेते, ना कुछ और करते, क्योंकि सेल में ग्लूकोज जाते ही एनर्जी शूट अप करेगी. दैट शुड बी नॉर्मल इंटरप्रिटेशन, राइट? अब क्या होता है कि आपका ब्लड जो होता है, ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल्स. सेल्स में आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं, सेल्स में ही एनर्जी बनती है सारी, जो कि आपका फिर रीरूट होता है, स्टोरिंग होता है और आपका पूरा लाइफ चलता है. तो आपके सेल्स में ग्लूकोज कम हो गई. नॉर्मली क्या हो रहा है, पूरा दुनिया में हम लोग पानी और जो फ्लूइड्स हैं वो बहुत धुआंधार तरीके से लेते हैं, क्योंकि खाने में तो फिर भी टाइम लगता है. आपको प्यास लगी, आपने एक गिलास जूस उठाया, पी लिया. आपने एक गिलास पानी पी लिया, आपने फ्रूट्स ले लिया, कुछ और, मतलब इस तरीके से बहुत से बेवरेजेस हैं. कभी सूप ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया. और ओवरऑल जहां जाओ वहां पर एक ही चीज मिलता है, 5 लीटर पानी पीना है, 4 लीटर पानी पीना है. आप कितना पीते हैं? मैं पीता हूँ लगभग 2 से 3 लीटर तो कम से कम. अभी तो समर में और ज्यादा हो गया ना. और चाय कितनी लेते हैं? चाय में बहुत पहले बहुत लेता था, पर मेरे को एसिडिटी होने लगी तो चाय बंद कर दिया. अभी कॉफी स्टार्ट किया है, तो कॉफी 2 से 3 पहले कितनी लेते थे और कब लेते थे? ऐसे कुछ भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि ऑफिस में फिर भी होता था. एक रफ आइडिया गेस. 9 से 10 कटिंग होती है ना, वो तो आराम से चली जाती है. और अभी कितनी चल रही है? अभी कॉफी है जो भी से कॉफी है वो 2 से 3 बार ही होती है, बट मैंने वो भी अभी आज से बंद कर दिया, क्योंकि मुझे एक्चुअली कॉफी से भी शूट हो रहा है मेरा बीपी. अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ. कॉफी इज नथिंग टू डू विद द ब्लड प्रेशर, टी इज नथिंग टू डू विद द ब्लड प्रेशर. अच्छा, बट कैफीन से तो शूट होता है ना? होता है, बट वाई? आप कैफीन के बिना भी शूटअप होगा, थोड़े दिन नीचे जाएगा फिर शूटअप होगा. सी, कैफीन का प्रॉब्लम क्या है कि कैफीन जब आप लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, जो आपका जो खाना होता है वो तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चलता है. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच ब्लड यू हैव. आपकी बॉडी में 96 kg वेट के हिसाब से 6 to 7% इज द वेट का 6 to 7% इज द ब्लड. ओके. तो अगर आप 100 भी ले लेते हो तो 6 लीटर 6.5 लीटर के करीब ब्लड कह सकते हैं आप. ये एक आइडियल वो है. और अगर आप का किसी वजह से ब्लड कम हो गया तो 6 से भी कम हो सकता है थोड़ा सा, बट अप्रोक्सीमेटली इतना होगा. एनीवे, दैट इज नॉट द रेलेवेंट थिंग. सो होता क्या है कि अगर आपका वेट बढ़ गया, 96 हो गया, आपका आइडियल वेट 58 पर शायद 65-70 होना चाहिए था. तो अगर आपने इतना वेट पुट ऑन किया तो डेफिनेटली अगर हमारे बॉडी वेट का 70% या 65% फ्लूइड होता है, तो अगर आपका 30 किलो वेट एक्सेस में है तो 30 का 70% 21 लीटर फ्लूइड भी एक्सेस में आपकी बॉडी में. वेयर इज दैट फ्लूइड? वो फ्लूइड जो होता है आपका ब्लड का तो इतना ही रहता है, ब्लड बढ़ेगा तो आधा लीटर फालतू हो जाएगा. ठीक है. और यूजली ब्लड नहीं बढ़ता. ये जितना भी एक्सेस फ्लूइड है वो सारा सेल में है. ठीक है. आपके सेल्स में फ्लूइड बढ़ेगा तो क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सेल्स विल गो डाउन. अब टोटल आपका था 65% फ्लूइड सेल्स में होता है, और 21 का भी आप ले लो, करीब 15 लीटर फ्लूइड आपका सेल्स में बढ़ गया, अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 कुछ भी मान लीजिए. सो दैट इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्लूइड इन द सेल्स. राइट. तो आपका फ्लूइड होगा करीब करीब 60-62 लीटर की करीब. बॉडी वेट का नहीं, टोटल फ्लूइड का 60 होता है.
तो अप्रोक्सीमेटली मे बी 50, तो करीब 40-50 लीटर होगा। तो 12 लीटर अगर आप एक्स्ट्रा पानी कैरी कर रहे हो सेल्स में, तो ऑलमोस्ट 25% के करीब आपका एक्सेस हो गया। तो अगर आपका फ्लूइड 25% सेल्स में ज्यादा है, तो वही न्यूट्रिएंट आपके 25% कम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, नहीं करेंगे? उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए बॉडी के पास क्या सिस्टम है कि सेल्स में ज्यादा न्यूट्रिएंट भेजा जाए। हाँ, तो सेल्स में ज्यादा क्रिएट होता है। सेल्स में ज्यादा न्यूट्रिएंट भेजने का रास्ता है ब्लड, क्योंकि ब्लड इज द ट्रांसपोर्टर। हाँ। तो आपके ब्लड में कौन सी चीज कितनी होगी, दिस इज कंट्रोल्ड बाय लीवर एंड किडनी, नॉट बाय पेनक्रियास। पेनक्रियास हैज गॉट ऑलमोस्ट नो रोल एक्सेप्ट सीक्रेटिंग द इंसुलिन। तो ये दोनों के दोनों ऑर्गन क्या करेंगे, आपका जो भी इनके पास स्टोर्स होता है, मैकेनिज्म होता है, उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड में छोड़ देंगे। ठीक है? ब्लड में अगर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम तो उतना ही है करीब करीब, तो ब्लड के न्यूट्रिएंट जब ज्यादा होंगे तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो जो पतली वेन्स होती हैं, हमारे शरीर की जो वेन्स होती हैं, जो पतली वाली होती है, हमारे एक बाल की मोटाई के बराबर भी लाखों वेन्स होती हैं, जो सबसे पतली होती हैं। तो जरा सा भी ब्लड अगर गाढ़ा हुआ तो वो वेन्स में ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी। तो जब भी किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट अटैक, हार्ट से डिसीज होती है, तो क्या होता है, उसकी स्किन में चेंजेस आनी शुरू हो जाती है, रैशेज हो जाएंगे, रेड हो जाएगी, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। डायबिटीज में तो घाव भी हो जाते हैं। तो जो हमारी स्किन की वेन्स होती है वो सबसे पतली होती हैं। जब भी हमें इनमें से कोई बीमारी होती है, तो हमारे ऑर्गन्स फेलियर की प्रॉब्लम होती है, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, उनमें जो वो भी अल्टीमेटली टिश्यू से बने। अगर हमारा किडनी है तो उसको भी ब्लड सप्लाई होती है, उसकी वेन्स मोटी होती है जो किडनी के टिश्यूज में होती है, तो वो बाद में इफेक्ट होती है। स्किन पहले इफेक्ट हो जाती है, वो बाद में होती है। So it is not the blood pressure which damages your kidney. It is the lack of nutrients not able to reach the cells which causes the problem. तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हुआ, तो पर्पज इज टू सेंड मोर ग्लूकोज टू द सेल्स, तो वो जाने लगता है धीरे धीरे, परंतु धीरे धीरे करके कुछ कुछ कट डाउन होने लगता है। और क्या होता है कि अगर ज्यादा ग्लूकोज छोड़ना है तो सेल्स में एंटर करने के लिए तो आपको एक ऑस्मोसिस का सिस्टम चाहिए ना, एक पतला ही होना चाहिए। तो वहां पर वो फ्लूइड भी ज्यादा जाने लगता है, जहां पर ज्यादा न्यूट्रिएंट जाता है वहां पर वो भी ज्यादा जाने लगता है धीरे धीरे। अल्टीमेटली आपका जो ब्लड वॉल्यूम और जो सेल्स का फ्लूइड होता है उसका रेशियो बिगड़ जाता है। आपका ब्लड कम हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है, कम होने से और गाढ़ा हो जाएगा। उसके गाढ़ा होने से क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो दीज आर ऑल लिंक्ड। ब्लड प्रेशर लोअर करने से कोई फायदा नहीं होता। अच्छा। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सेल लेवल पर है, ना कि ब्लड लेवल पर है। आपके पाइप में ज्यादा पानी होगा तो ऑब्वियसली, अगर आप मान लीजिए नल है या एक मोटर है जिससे आप एक पाइप से पानी भेज रहे हैं, तो अगर आपकी मोटर ज्यादा पावरफुल होगी या उसमें ज्यादा पानी भेजेंगे तो जो उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा वो ज्यादा पड़ेगा ना। बराबर। तो इसी तरीके से अगर आपके ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए है तो उसको ज्यादा चक्कर मारना पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। उसका दूसरा रूट क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की जगह ब्लड शुगर बढ़ा दो। शुगर बढ़ेगी तो भी वही होगा कि आपका पर यूनिट ऑफ ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज सेल में जा पाएगी, तो वो कंसंट्रेशन फिर थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। जितने भी लोगों को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें से 50% को दूसरी कंडीशन भी होती है। मान लीजिए आपको आज ये है तो 50% चांस है कि आपको कुछ सालों में दूसरा भी हो जाएगा। और जितनी ज्यादा मेडिसिन लेंगे आप इसको लो करने की, उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपको ब्लड शुगर भी हो जाए। अच्छा। दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो हमें इसको रिवर्स करना है और ना कि दूसरी बीमारी लगानी है। आप गूगल कर लीजिएगा कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ ए हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव पेशेंट फॉर डायबिटीज, तो इट्स मोर देन 50%। ठीक है, वो उससे ज्यादा टेंशन आता है। बट ये स्ट्रेस इंड्यूस भी है क्या सर? क्या चीज? यानी कोई लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस ज्यादा लेने से भी ये सब चीजें होती है। सर ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है।
एक्चुअली में नोबडी वांट्स टू आंसर, और ये किसी को पढ़ाया भी नहीं जाता, और वो पढ़ाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि उनको दवा बेचनी होती है। अगर आपने 2 क्वेश्चन कर लिए आगे तो आपको समझ में आ जाएगा दवा नुकसान कर रही है। वो क्वेश्चन क्या है? दिस गाइस से कि जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है उसका किडनी डैमेज होती है। हाँ। आपको हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, हाँ। तो जब अगर मान लीजिए 20 साल के बाद किसी की किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा? पानी कम लो। हाँ। पहली चीज यही होगी। 700, 500, 600 ml तक का पूरे दिन का 24 घंटे का पानी अलाउड होगा उसको। हाँ। उसकी किडनी क्या एक ही दिन में खराब हो गई? जब तक उसकी किडनी खराब नहीं होगी, जब तक उसका डायलिसिस की नौबत नहीं आएगी, या जब तक उसका बहुत ज्यादा बुरा कंडीशन नहीं होगा, तब तक उसको नहीं बोला जाएगा पानी कम करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको मेडिसिन बेचने के लिए नहीं बोला जा रहा, क्योंकि द मोमेंट यू से। और फिर सबसे पहली बात, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन काम क्या करती है? जो सबसे सेफ, सबसे बढ़िया मेडिसिन मानी जाती है वो होती है डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक का मतलब है कि विच विल इंक्रीज योर यूरिन वॉल्यूम। अगर आपका यूरिन पानी निकालना है बॉडी से, हाँ, तो पानी पीना क्यों है जब निकालना ही है तो? और उधर भी आप देख रहे हो। अच्छा, अभी एक बंदा डेवलप कर रहा था, साइंटिस्ट, ड्रग फॉर बीपी। तो ये बस क्लेमिंग कि इससे लो हो जाता है। तो उसको बोला कि भैया ये बताओ कि जिसको बीपी होता है उसकी किडनी खराब होती है, और किडनी खराब होती है तो उसको पानी कम करने के लिए बोलते हैं। तो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। तो क्या हम उसको पहले ही नहीं बोल सकते 2 साल पहले? जैसे आपको अभी थोड़ा सा बीपी ज्यादा हो गया तो बोला कि भाई आप 3 लीटर की जगह 2.5 लीटर पियो, तो कहता है उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उसको बोला उसको जो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो जब आप गोली देते हो उसको, डायरेटिक्स देते हो, तो उससे यूरिन आउटपुट बढ़ता है, तो उससे डिहाइड्रेशन नहीं होता। आप मेडिसिन दे के उसको जबरदस्ती डिहाइड्रेट कर रहे हो, और पानी कम करने पर बोलते हो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और ये वो आदमी बोल रहा है हु इज साइंटिस्ट हु इज डेवलपिंग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, यानी वो सारी पब्लिक के बीच में प्रेजेंटेशन दे रहा था, उसने हाथ खड़े कर दिए, मुझे नहीं पता। तो व्हाट डज दैट मीन? दीज पीपल आर फोर्स्ड टू वर्क ऑन ड्रग्स, और ये पैसे देके सारे ड्रग्स अप्रूव होते हैं। ओके, इलॉजिकल है कि नहीं है? एक साइंटिस्ट को कम से कम एक जवाब तो देना चाहिए था। वो जब क्लेम कर रहा है कि सबसे कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट ही स्पेंट इयर्स इन डेवलपिंग दैट ड्रग। तो उसके बावजूद उसका आंसर ऐसे होता है कि आई डोंट नो। ये तो एक बेसिक चीज है जो कि किसी को भी पता होनी चाहिए, डॉक्टर को भी पता होनी चाहिए। तो एनीवे, नाउ व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम यह है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स की ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए एनर्जी नहीं है। उसको आपका पल्स रेट बढ़ाकर, आपका थायराइड के ग्लैंड्स के जो चीजें होती है वो बढ़ाकर, या आपका ग्लूकोज बढ़ाकर, या आपका ब्लड का कुछ चीजें चेंज करके, मिनरल सेटिंग चेंज करके आपको आर्टिफिशियली सेल्स में ज्यादा चीजें भेजी जा रही हैं ताकि आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, आप जिंदा रह सको। अच्छा, तो जितना आप मेडिसिन, अब प्रॉब्लम यह है कि आप ये भी चाहोगे कि चाहे मैं कुछ भी कहता रहूं, ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए। तो उसका दूसरा रूट क्या है कि हम वो चीज देखें, हम एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं। बेसिकली जो ये सब प्रॉब्लम हुई है तो इसलिए हुई ना कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग के लिए एनर्जी नहीं था। बराबर, ठीक है। सो उसके लिए 2 चीजें होती है, एक तो होता है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, क्योंकि अगर आप ज्यादा डिहाइड्रेट करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो किसी दिन पानी कम पियो, किसी दिन ज्यादा पियो। एक दिन पानी कम पी के कोई नहीं मरता, और एक दिन ज्यादा पी के भी कोई नहीं मरता। तो अगर आप एक दिन 4 लीटर पीते हैं या 3 लीटर पीते हैं, दूसरे दिन 1 लीटर कर लेते हैं, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ योर बॉडी मेंटेनिंग अ गुड बैलेंस इज बेटर। कम से कम ये जो आपको शूट अप कर रहा है ये बंद हो जाएगा। इट मे नॉट रिवर्स, बट जो डिटेरेशन है आपका 32-33 साल की उम्र में जितना प्रॉब्लम हो चुका है, मे भी उसके आगे नहीं जाएगा। वो रिवर्सल में मे टेक टाइम, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना प्रॉब्लम हो चुका है ऑलरेडी। बट होता है क्या, यानी आपके ये ट्रीटमेंट से ये जो आप बता रहे हैं उसे क्योर हो जाता है क्या? मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ क्या क्या किस तरीके के फीडबैक आए हैं। मैंने अपना जो वाटर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का है उसमें बहुत से चेंजेस किए हैं पिछले कई सालों में। हर साल ही, मतलब हर 2 महीने में, 1 महीने बाद कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंज करता रहता हूँ मैं। ठीक है। आज से 2 या 3 साल पहले एक बंदे का मैसेज आया व्हाट्सएप पर यूएसए से।
ही सेड मैंने आपका ब्लॉग देखा, मैं 10 साल से डायबिटीज की और हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा था। हाँ, मैंने पढ़ते ही बंद कर दिया दोनों दवाई। बंद कर दिया। हाँ, और ही सेड कि आई स्टार्टेड फॉलोइंग योर गाइडलाइंस। हाँ, उसके बाद वो बोलता है कि उसने डिफरेंट मतलब 3-4 दिन के गैप के ऊपर अपना ब्लड प्रेशर शुगर चेक करता गया। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ओके। 22-23 दिन के बाद या 25 दिन के बाद उसकी ब्लड शुगर शूट अप कर गई। ब्लड प्रेशर और पल्स रेट में कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, उसको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगा। हाँ, धुंधला दिखाई देने का क्या होता है कि जब आंखों में फ्लूइड बढ़ जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। वो पैनिक कर गया। दूसरी प्रॉब्लम कई बार लोगों की क्या होती है कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, उसने तारीफ करने के लिए भेज दिया, तो बहुत से लोग ना हेजिटेट करते हैं किसी की बुराई करने में। मैंने उसके बाद उसको बहुत मैसेज भेजा, भैया उसके बाद क्या वो बताओ। हमें तो लॉन्ग रन का इंटरेस्ट होता है ना। उसको धुंधला दिखाई देने गया और ब्लड शुगर 300-350 हो गया, विच इज नॉट वेरी हाई। जो लोग अभी मेरे पास 25 तारीख को एक किसी पेशेंट से बात हुई थी, उनकी 36 की एज थी और 62 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद भी उनका हमेशा 500 से ऊपर शुगर आती थी। उनका पानी के 62 यूनिट टोटल पूरे दिन में 4 बारी में। 12-18 कुछ ऐसे था। 62 या 64 यूनिट थी। ओके। 36 और 18 शायद 64 थी। सो इतना लेने के बाद भी उसका हमेशा 500-600 के ऊपर आ रहा था, हाई भी आता था उसका। कुछ नहीं किया, 8 लीटर फ्लूइड इनटेक था, 4 लीटर कर दिया, चाय बंद कर दी, दूध बंद कर दिया और 4 लीटर के आसपास पानी कर दिया। 4 या 5 दिन के अंदर 250 पर आ गया। उसके बाद उनकी इंसुलिन आधी कर दी। इंसुलिन आधी करने के बावजूद में भी उनका जो ब्लड शुगर था वो 225 फास्टिंग था और शायद 300 समथिंग दूसरा वाला था। 4 लीटर से 2 लीटर पर पानी ले आए। 2 लीटर पर पानी लाने के 2 दिन के बाद 155 पर आ गया। और उसके बाद अगले दिन बोलते जी मुझे जूस वगैरह पीना पड़ा, मेरे को पसीना वगैरह आ गया, ब्लड शुगर बहुत लो हो गई। तो जैसे ही आपके पानी का इंटेक कम करोगे आपके सेल्स का फ्लूइड तेजी से गिरेगा। दूसरा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप खाने के साथ पानी लो। जितना खाने के साथ पानी लोगे ना उससे ब्लड वॉल्यूम तेजी से शूट अप करेगी। तो ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर ही उससे चेंज हो जाता है सारा सीन। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब ठीक हो जाता है। तो एग्जैक्टली क्या करना है वो आप कुछ गाइड करेंगे? हाँ, मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पहली चीज तो आपके पास एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर घर पर होना चाहिए। इट इज ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट, 1500 रुपए है आपके पास ऑलरेडी। ओके, तो इट शुड बी ऑलवेज इन वर्किंग कंडीशन। दिन में 2-3-4 बार चेक करो एज पर योर कन्वीनियंस। 150-100 तक कोई दिक्कत नहीं है। 160-100 पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 150/100 ऐसे। हाँ, जब तक आपका अनकंट्रोल्ड वे में बिना मेडिसिन लिए बढ़ता ही नहीं जा रहा तब तक टेंशन नहीं है। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले देयर वाज ए पेशेंट जिसका 220 पर जा रहा था। तो ओनली सेविंग थिंग वाज कि उसका जो लोअर वन था वो 80-90 को क्रॉस नहीं करता था। बिना मेडिसिन के उनका करीब 1.5 महीने के अंदर इट केम डाउन टू 150 और 130 की रेंज में, 130 to 150। अच्छा, बट अब ये किसी को जितना मर्जी बोलो, जितना भी स्टोरी मैंने सुनाया है, जब तक आपको दिखेगा नहीं आपका ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट भी शूट अप करेगा, आप पैनिक करोगे। दिस लेडी डिड नॉट पैनिक, क्योंकि उनका मेन जो प्रॉब्लम था वो था घुटना। उनसे चला नहीं जाता था, लंगड़ा के चल रही थी और उनके घुटने में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी। पानी के करने से पहले उनको वॉक एंड रेस्ट चालू करा दिया। वॉक एंड रेस्ट करते उनके घुटने की स्वेलिंग खत्म हो गई और उनके घुटने में आराम हो गया। अब वो फिजिकल कंडीशन था तो इसलिए उन्होंने ब्लाइंडली उसको हमारे ऊपर फेथ करके चला दिया, बल्कि हमें डर लगता था यार कुछ होना जाए 220 पर, क्योंकि मैंने भी कभी 220 वाला पेशेंट नहीं डील किया था। ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक टू 150-160 तक कोई टेंशन नहीं होती है। जो आज की डेट में यूएस गवर्नमेंट के भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, 140/90 तक तो वो खुद ही बोलते हैं मेडिसिन देनी नहीं चाहिए कभी। 140/90 ही था, तो तभी मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया था, तो उसने मुझे 2.5 से स्टार्ट किया है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हिंदुस्तान के अंदर कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं होती। आप डॉक्टर को कोर्ट नहीं ले जा सकते। कोर्ट सर सोच लो कि आप 10 साल लग जाएंगे छोटी सी बात करते हुए। तो हिंदुस्तान में तो गांव में जाओगे तो वो 130 पर भी शू कर देते हैं मेडिसिन। अच्छा,
यूएस का अगर आप वेबसाइट पर ढूंढोगे तो क्लियर गाइडलाइंस है 140/90 इज प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन विच शुड बी मैनेज बाई लाइफस्टाइल चेंजेस. नोबडी सेज कि मेडिसिन लेना शुरू करना चाहिए. उस समय मेडिसिन लेना शुरू करते ही आपकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. आज की डेट में जहां तक मुझे ख्याल है यूएस में 150/100 हो गया है कि उसको भी लाइफस्टाइल चेंजेस से मैनेज करो, क्योंकि जैसे आप मेडिसिन लेना शुरू करोगे दूसरी कॉम्प्लिकेशन और शुरू हो जाएगी. अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो मुझे 5 mg में जैसे लेना स्टार्ट किया था ना, वैसे ही मुझे वो स्वेटिंग और इसका इशू चालू हो गया. और अभी मैंने आज क्या किया कि जानबूझ के आई टुक 2.5 mg का पिल फर्स्ट. मुझे देखना था कि एक्चुअल में कि मैं उस पर कर सकता हूँ क्या. तो मुझे बहुत ऐसे ये चक्कर वक्कर आ रहा था, तो मैं सो गया 3-4 घंटे के लिए. वापस मैंने चेक किया तो बीपी मेरा हाई ही लग रहा था मुझे. 140/80 ऐसे आ रहा था बार बार. तो फिर मैंने और एक 2.5 mg ले लिया और तभी मुझे अभी शांति मिला है. तो मैं ऐसे वॉक वगैरह कर सकता हूँ. देखिए, अब सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर क्या है कि आपके वाइटल ऑर्गेन्स को एनर्जी चाहिए. हाँ. आप क्या करें कि कोई भी एक्सरसाइज मत करें. सिंपल सा काम है, घर के अंदर अंदर 5 मिनट के लिए चलो आराम से. कोई क्विक मतलब कोई ब्रिस्क वॉक नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल वॉकिंग करो. ओके. 5 मिनट वॉक करने के बाद 5 मिनट लेट जाओ. 5 मिनट में आपको थकान नहीं होगी. योर बॉडी विल बी एनर्जाइज. थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा आपका. एट द एंड ऑफ 5 मिनट्स आपको थकान नहीं होगी. यू विल बी इन सरप्लस एनर्जी मोड. तो आपकी बॉडी के जो भी एनर्जी के स्टोर्स हैं उन्होंने एक्टिवेट किया. कुछ एनर्जी आपके, क्योंकि जब आप चल रहे हैं तो आपका हार्ट का रेट और ब्रेन का जो वर्किंग है वो इंक्रीज होता है. तो व्हेन यू लाई डाउन आफ्टर 5 मिनट्स, तो वो उस समय एक्स्ट्रा एनर्जी होती है. तो आपके ब्रेन को, हार्ट को और जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती रहती है फॉर सम मोर टाइम. लेट अस से 5 to 10 मिनट्स मोर. ओके. तो आप हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए जरूर चलें. 5 मिनट चले और 5 मिनट रेस्ट करूं ऐसे. हाँ, अगर आप ऑफिस में, अगर घर में है तो लेट के रेस्ट कर लीजिए. अगर ऑफिस में तो बैठ के कर लीजिए. तो जितनी देर घर में रहेंगे तो लेट के रेस्ट कर लीजिए. बाकी टाइम जो मर्जी करिए. ओके. तो उससे क्या होगा, उससे आपका मेटाबॉलिक रेट, की आपका जो एग्जिस्टिंग एनर्जी है बॉडी का वो रीएलोकेट हो जाएगा. वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रायोरिटी मिल जाएगी. आपको सुस्ती आती है, नींद आती है तो आप सो लो, क्योंकि द प्रायोरिटी हैज टू बी गिवन टू द वाइटल ऑर्गन्स. और धीरे धीरे करके जब आप सारा दिन ये करते हो, सुबह से शाम तक हर घंटे में 5-5 मिनट चलते हो, तो पूरे दिन में अगर आप 16 घंटे वेकिंग टाइम लगा लो तो 16 into 5 80 मिनट वॉकिंग हो जाती है. दैट इज ऑलमोस्ट 8,500 स्टेप्स. ओके. अब इससे क्या होगा कि आपके वाइटल ऑर्गन्स की वर्किंग बढ़ जाएगी और वो 24 घंटे के लिए बढ़ेगी. क्योंकि जब आप लाई डाउन भी करें, और जो मेन चीज होती है वो होती है वाइटल ऑर्गन्स आपकी कितनी एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं. जितना वाइटल ऑर्गन्स एनर्जी ड्रॉ करेंगे उतना ही वो और एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे. क्योंकि अगर आपके वाइटल ऑर्गन स्ट्रांग होंगे, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा सेल्स में न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. अगर उसकी जगह में आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, आप 2 घंटे घुमाओगे, 1 घंटा एक्सरसाइज कर लोगे, तो क्या होगा, 1 घंटे के बाद थक जाओगे. उसके बाद आप लेटोगे तो 10 मिनट के अंदर आपका जो ब्रीथ रेट या जो हार्ट रेट बढ़ा है वो नॉर्मल हो जाएगा. और उसके बाद में बल्कि नॉर्मल के भी नीचे चला जाएगा, टू रिकवर वॉट एवर लॉस यू हैव मेड इन दैट एक्सरसाइज. ठीक है. तो आप वॉक एंड रेस्ट करिए. उसके अलावा कोई हार्ड एक्सरसाइज मत करिए कम से कम 2-3 महीने के लिए. यानी योगा भी नहीं करोगे? नथिंग एट ऑल. योगा डज नॉट हेल्प एनीबडी एट ऑल. जिसको योगा होता है उसको भी हार्ट अटैक होता है, उसको भी सारी बीमारियां होती हैं. और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी लोग हैं, जिन सबकी रिकॉर्डिंग होती है, सबके एज इट इज कन्वर्सेशन होती है, जितने भी लोग हैं उसमें से 80 to 90% से मैं योगा भी करता हूँ. 1 घंटा करता हूँ, 2 घंटा करता हूँ, इतने साल से कर रहा हूँ. स्टिल दे हैव टू कम टू मी. और वो ये नहीं कि योगा शुरू करते आ जाते हैं. नहीं, वॉक एंड रेस्ट अभी किया हुआ. फिर अभी वाटर का क्या करूं? वाटर का ये करिए. अब दूसरा एक सिस्टम और निकाला है, उसको भी आपको बताता हूँ. हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 25-30% जो एनर्जी होता है टोटल एनर्जी का, दैट इज यूज्ड बाय योर ब्रेन. सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके. नाउ एक कारण आपकी एनर्जी कम होने का है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया. जो पहले आपका खाना 4 घंटे 5 घंटे में पच जाता था, अब वो नहीं पचता. ठीक है. तो यू हैव अ चांस टू
reduce the energy which is spent in your digestive system. तो आप 3 बारी खाने की जगह 2 बारी खा लीजिए, क्योंकि वो वैसे ही स्लो काम कर रहा है। तो जो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस 5 घंटे की थी वो 6 घंटे 7 घंटे ले रहा है, तो आप 8 घंटे बाद खाना शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपने खाना खाया वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आपने खाया और वो निकल गया तो उसका तो नुकसान ही है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा। उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुए तो खाने का फायदा क्या हुआ? ठीक है, तो यू अलाउ मोर टाइम फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू प्रोसेस द फूड। अब 3 बारी खाना खाते हैं तो 30% एनर्जी लगती है, 2 बारी खाएंगे तो 20 लगेगी, 20 नहीं लगेगी तो 21-22 लग जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा लग जाएगी। जितना खाना आप 3 बारी में खाते हैं उतना ही ऑलमोस्ट 2 बारी में खा लीजिए। अच्छा, यानी ऐसे जनरली सब बोलते हैं कि एज इन 3-4 घंटे के इंटरवल में खाना चाहिए। तो उसका लॉजिक पूछो, मैं आपको 3 इसके एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। हो सकता है मेरे तीनों गलत हो, बट द पॉइंट इज कि जो भी आदमी कुछ भी बोलता है उसको कुछ तो उसके सपोर्ट में बोलना चाहिए ना। नहीं, वो क्या बोलते हैं कि उतना फ्यूल अपने बॉडी में रहता है हमेशा। क्या रहता है? वो फ्यूल जलता है, फ्यूल रहता है ना अपने बॉडी में। ओके, ये जो खाना रहता है वो जलता है, वो एनर्जी क्रिएट करता है। नहीं तो आपका कहाँ फैट पर रहता है? absorb एक मिनट, वो खाना कहाँ रहता है? पेट में। पेट में रहने से कोई एनर्जी नहीं बनती। आपके पेट में एसिड्स बनते हैं, वो एसिड्स उस खाने को पेस्ट बनाते हैं, वो पेस्ट बनने के बाद छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत से न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं, फिर बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब होते हैं, पानी वगैरह एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो रेक्टम में जाता है, बाहर निकल जाता है। दिस इज द रूट। ब्लड में जाने के बाद वो लीवर में जाता है, किडनी में जाता है, हार्ट में जाता है, हार्ट इसको पंप करता है, तो ये सेल में जाता है, तब एनर्जी बनती है। तो होल प्रोसेस इज लाइक दिस। अब इसमें अपने सपोर्ट में क्या क्या चीजें हैं वो बता देता हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग, यू कैन, मतलब किसी और से डिस्कस करो तो उसको बोल सकते हैं आप। आपके पेट में जो एसिड बनता है खाने को पचाने के लिए, उसका जो पीएच लेवल होता है 1.5 से 2.5 होता है। 1.5 इज अ वेरी वेरी हाई एसिड। आप उसको हाथ पर डालेंगे, हाथ जल जाएगा। आपके स्टमक में एक म्यूकस लाइनिंग होती है जो आपके पेट को उससे बचाती है। आपकी बॉडी में और कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, कहीं भी एसिड जाएगा, गले में आएगा, कहीं भी आएगा, वो डैमेज करेगा। तो ओनली प्रोटेक्शन फ्रॉम द एसिड इज इन योर स्टमक। वो एसिड आपके खाने को पचाता है। आपके वो जो एसिड होता है स्टमक में, वो आपके खाने से नहीं आता। आपके खाने को जितना मर्जी उसको केमिकली प्रोसेस कर लो, उसमें 1.5 का एसिड नहीं निकलेगा। ठीक है, आपका खाना यूजली एल्कलाइन होता है, थोड़ा सा एसिडिक होगा, नींबू खाएंगे तो 4.5 तो होगा। आपके खाने में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जो 6 से कम पीएच लेवल की हो। ठीक है, तो आपके पेट में, आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी एसिड होता है वो ही रूट होकर आता है। तो आप खाना खाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में वो खाना जाएगा, उसके बाद वही एसिड रीअब्जॉर्ब होकर वापस आएगा। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया तो इसका मतलब है कि जो खाना, जो एसिड घूम के 4 घंटे 5 घंटे में आ रहे थे वो 7 घंटे में आ रहे हैं। तो 4 घंटे बाद खा के क्या करेंगे आप? एसिड ही नहीं है, पचेगा कैसे खाना? बराबर। तो सर अभी मुझे जानना था, अभी मैं ये वॉक एंड रेस्ट अभी करूंगा अभी से, तो मुझे ना थोड़ा वो डिजीनेस फील होता है, तो वो सब चला जाएगा क्या इससे? हाँ, बिल्कुल चला जाएगा। 2-4-5 दिन लगेंगे। आप 5 मिनट में दिक्कत हो रही है, 3 मिनट कर लो, 4 मिनट कर लो। वैसे तो डिजीनेस तो 1 या 2 दिन में ही चला जाता है। आप अपना खाने पीने को रेगुलेट करो। आप खाना कम खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो आजकल? पहली चीज तो यही होता है ना, वेट कम करना है। हाँ, तो उसके लिए खाना कम करने के लिए बोलता है, वो सुसाइडल चीज है। खाना कम करने की गलती कभी मत करिए। वेट कम करना है, अगर वॉक एंड रेस्ट, हाँ, अगर आपको वॉक एंड रेस्ट करना है, अगर आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं, सिंसियरली करते हैं जितना बोला है आपको, तो आप 4 से 5 किलो पर मंथ वेट लूज करेंगे। आप और भी ज्यादा आप वेट लूज और भी कर सकते हैं अगर आप खाने को और बढ़ा लो तो। उसका एक प्रॉपर सिस्टम है। जब तक आप सॉल्ट का कैसे करूँ? सॉल्ट कोई रोल नहीं है, सॉल्ट का कोई रोल नहीं है। ये है, सोडियम बहुत खतरनाक है ये वो। सर उसको बोलो, डॉक्टर को बोलो मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। दुनिया में एक साइंटिफिक स्टडी दिखा दो जो बोलता है सॉल्ट से ब्लड प्रेशर हाई होता है। एलोपैथी सॉल्ट बहुत कम खा रहा था। एलोपैथी इज एविडेंस बेस्ड साइंस। आज एक 10 साल के बच्चे को मालूम है कि नमक ज्यादा लेने से ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है, एक स्टडी तो होनी चाहिए जो इसको सपोर्ट करती हो। अगर मैं कोई भी बात बोलूंगा ना किसी डॉक्टर को, वो कहेगा कहाँ स्टडी है, तुम तो बेवकूफ हो। वो तो हर बात का स्टडी की बात करते हैं। डॉक्टर कुछ भी बोलते हैं, उससे कोई स्टडी नहीं मांगता।
ओके। मैं सालों तक इसको ढूंढ चुका हूँ, आज तक कोई स्टडी नहीं है, किसी भी मेन चीज के ऊपर कोई भी स्टडी नहीं है। दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन सेलिंग मेडिसिन। ओके, तो ओनली आपका कहने से मतलब ओनली वॉक एंड रेस्ट से वो कंट्रोल में आ जाएगा, मेरा इससे ज्यादा तो शूट नहीं हुआ। दूसरा, आप फ्लूइड इनटेक को कम कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए। ब्लड आपका कम है, खाने के साथ पानी नहीं पीते होंगे, आप खाने के साथ पानी पियो। नहीं पीते मैं होंगे खाने आप? के बाद एक्चुअली पानी पीता हूँ, कितनी देर बाद? तुरंत, मुझे वो लगता ही है पानी। तो कितना पीते हैं आप, 2 गिलास 3 गिलास? ज्यादा पीता हूँ एक्चुअली। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है। खाने के साथ में अगर आप 4 रोटी तक खाते हैं तो 1 ही गिलास पानी पीना होता है। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना वो क्या होगा कि वो खाना जितना आपका रीजनेबल होगा, मान लीजिए आपके खाने की जो स्पीड है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें आपका पैसेज 6 घंटे का है। ठीक है, 6 घंटे मतलब अगर आपका ठीक तरीके का खाना होगा, अगर उसमें पानी ही पानी होगा, एकदम लिक्विड कर देंगे उसको, तो वो 6 घंटे की जाए, 3 घंटे में भाग लेगा। आपका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? आपका तो एनर्जी लेवल जाएगा ही जाएगा, डिजीनेस होगी होगी। ओके, तो ना चीनी कम करने की जरूरत है, ना सॉल्ट कम करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना कम करोगे उतना ओके। सिग्नलिंग और खराब होगी, और खराब और वीक होगा, और प्रॉब्लम बढ़ेगी। सर, इनको तो डॉक्टर को शर्म नहीं आती? 33-33 साल की उम्र में लोगों को ब्लड प्रेशर शुरू हो रहा है। मेरे पास 20-20 साल के लड़के हैं जो बोलते हैं कि उनको एसिडिटी हो रही है, हाँ, और 2 दिन लगते हैं एसिडिटी नहीं ठीक करने एक्चुअली में। मैं उससे बहुत ये हूँ, थोड़ा एंजाइटी होता है कि इतना जल्दी ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ है ना। सर, ये एंग्जाइटी तो कुछ भी नहीं है। मेरे चैनल पर जाके देखो, रोज के अगर 10 कॉल आती है तो 3 लोग बच्चे होते हैं 22 साल के नीचे के, कोई 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 20 साल का। इतने छोटे बच्चों को एडवाइस करते हुए डर लगता है कि कुछ हो गया तो मेरे को पकड़ेंगे। मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। अच्छा, बट मेरा एटलीस्ट 5 mg से 2.5 mg आ गया ना, तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। सर, आपके खुश होने से नहीं होगा काम। आप जितनी भी एडवाइस फॉलो करो, गलत गलत करो। जैसे आप नमक कम करोगे, आप जितनी चीजें कम करोगे, उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी आपकी। अच्छा, जितना ब्लड तो प्रेशर एक्चुअली हाई वो होगा, खाना वैसे भी खाया नहीं जाता है। सर जितना, हाँ नमक कम किया हुआ खाना वैसे भी खाया नहीं जाता। हाँ, और जितना आप ब्लड प्रेशर को कम करोगे उतना स्ट्रोक और बाकी बीमारियों के चांस बढ़ जाएंगे। ब्लड प्रेशर कम कम, करूंगा। हाँ, ब्लड प्रेशर कम करेंगे तो नुकसान होगा आपको। आपका हाई ब्लड प्रेशर क्यों हुआ? मैंने बताया कि ताकि ज्यादा न्यूट्रिएंट सेल में पहुंच पाए। आप उसको लो कर लोगे तो न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि ब्लड ऑलरेडी गाढ़ा हुआ है आपका। अगर ब्लड गाढ़ा है तो वेन्स में हाँ जाएगा नहीं, उसको ज्यादा प्रेशर चाहिए उसको भेजने के लिए। हाँ हाँ हाँ। भाई, आपका ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ा है, तो इसलिए बढ़ा है, तो आप उसको लो कर दोगे तो कैसे पहुंचेगा? वो नहीं पहुंचेगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी रोज के रोज। आप कैसे उसको कम कर लोगे? ओके आप ब्लड थिनर्स ओके। लेते हैं, आपको 5 साल बाद ब्लड थिनर्स भी चालू कर देगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा आपका। हाँ हाँ हाँ। दुनिया में ब्लड थिनर्स लेकर कभी किसी का ब्लड पतला हुआ है? देखिए, आपने पेंट ला के रख दिया, पेंट जम गया, उसमें आपने तारपीन डाला, घुमाया और चला दिया, ठीक है, हाँ, पर वो जमा क्यों, वो गाढ़ा क्यों हुआ? सेम वे में जो आपका ब्लड है वो मोटा हुआ, तो मोटे को तो क्यों हुआ उसको तो देखा नहीं, उसमें तारपीन डाल दी, केमिकल डाल दिया। वो तारपीन क्या करेगी? आपकी जो आर्टरीज है उसको फाड़ देगी, तो ब्लीडिंग होने लग जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। पहले इसको प्रिवेंट, 10 साल पहले जिसके फैमिली में फादर वगैरह को, तो 35 साल में ब्लड थिनर्स चालू कर देते थे। देन दे फाउंड कि इससे तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। तो उसके बाद गाइडलाइन निकली कि भैया एज ए प्रिवेंटिव मेजर नहीं देना, एज जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा सिर्फ उसी को दे सकते हैं। मोस्ट लाइकली 3-4 साल में आपका वो भी चालू हो जाएगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि हिंदुस्तान में तो अभी भी चलता है। हिंदुस्तान में डॉक्टर की कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। वही मुझे एक्चुअली ये सब मेडिसिन नहीं स्टार्ट करने हैं, बिकॉज कैसे मैं पहले ना ऐसे खेलता वेलता था, अभी मुझे खेलने के लिए भी डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए ऐसे मेडिसिन से, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट कजिन है ना, एकदम इमीडिएट कजिन, वो उसको अभी, वो जब भी 33 ईयर्स का था तभी उसको कार्डियक अरेस्ट आया था। वो लंदन में था तभी, और तभी वहां से उसको बचाया कैसे, तो शॉक वॉक देके, और अभी वो है, बट वो अभी उसका पूरा वेट कितना मेडिसिन था? पे है। वेट उसका बहुत ज्यादा है, कितना? मेरे से भी ज्यादा रहेगा। कितना? 5-10 पूछा किलो? नहीं, पर 5-10 किलो है या बहुत ज्यादा है आपसे? 20-30 किलो ज्यादा है? नहीं, वो 100 क्रॉस किया हुआ है उसने ऑलरेडी। ओके, ठीक है, आप उनको भी कांटेक्ट कराइए, उनका भी ठीक कर दें। पहले अपना ठीक करो 10 किलो, फिर उनका ठीक कर देते हैं। नहीं नहीं, तो मैं बेसिकली बता रहा था कि हमारे वो फैमिली में है वो चीज ऐसे। सर, एक चीज भूल जाओ, फैमिली के अंदर कुछ नहीं होता। फैमिली के अंदर एक ही चीज होती है कि जो आपके पेरेंट्स खाना खाते हैं, आपके फादर को ब्लड प्रेशर हो गया, नमक उन्होंने बंद कर दिया, बच्चों का नमक अपने आप कम हो गया। जो जितना कम नमक लेगा उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उसका। ओके, किसी की फैमिली में देख लो, अगर फादर को ब्लड प्रेशर होगा तो क्या बच्चों को नमक कम नहीं मिलेगा?
फिर भी ब्लड प्रेशर, अगर फादर को 50 की उम्र में हो या बच्चे को 30 साल में हो जाता है। ओके। तो व्हाट इज द रीजन? अगर सॉल्ट रीजन होता तो सॉल्ट तो कम हो ही चुका है आपका, पैदा होते ही कम हो चुका है आपका, 10 साल की उम्र में कम हो चुका है। सर व्हाई नोबडी इज लुकिंग एट दीज लॉजिक्स? ठीक है, तो मैं पहले तो वॉक एंड रेस्ट स्टार्ट करता हूँ। वॉक एंड रेस्ट और चालू करिए, पानी, खाने के साथ 1 गिलास पानी पीजिए, खाने के साथ ज्यादा मत पीजिए कभी भी। आपको जितना पानी पीना है ओके। खाने से पहले पी लो, खाने से पहले भी मैं एकदम बहुत पहले नहीं। ज्यादा पीता था एक्चुअली खाने के बाद, मुझे उतना प्यास लगती है। और सर अभी आपको जनरली लगेगी, प्यास लगी तो आपको जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी प्यास लगेगी। दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो, जिस चीज पर मेरे को 100 नोबेल प्राइज चाहिए ना, वो चीज बताऊं क्या है? हाँ। जो आदमी जितना ज्यादा पानी पीता है उसको उतना ज्यादा प्यास लगती है। उसका कारण क्या होता है? जितना ज्यादा पानी पिएगा सेलुलर फ्लूइड बढ़ेगा, जितना सेलुलर फ्लूइड बढ़ेगा उतना ब्लड गाढ़ा होगा, जितना ब्लड गाढ़ा होगा उतना, जितना सप्लाई करेगा वो सेल्स में ज्यादा से ज्यादा, उतना ब्लड की वॉल्यूम कम होगी। जैसे ही ब्लड की वॉल्यूम कम होगी उसको 2-2 मिनट में प्यास लगेगी। और जैसे ही वो पानी पीना खाने के साथ शुरू करता है, और एक ही गिलास, अब मान लो अभी से खाने के साथ 1 गिलास पानी पीते हो, आपका 6.5 लीटर ब्लड है, 2 दिन के अंदर क्या होगा? सिर्फ खाने के साथ 200-200 ml लो, उसके अलावा पानी मत लो, तो रोज 600 ml पानी आपके ब्लड में जाएगा। 2 दिन के अंदर 1 लीटर पानी चला गया आपके ब्लड में, ब्लड शॉर्टेज खत्म, जो ब्लड की वॉल्यूम है वो खत्म हो जाएगी। बट मुझे प्यास लगी तो फिर क्या 2 दिन कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप 2 बारी, अच्छा खाने के, पानी के और खाने के बारे में बताता हूँ। वॉकिंग का तो आपको बता दिया। सुबह 10 बजे का टाइम रख लो, शाम को 6-7 बजे का टाइम रख लो, 6 और 7 में जो ठीक लगे आपको, ठीक है? हाँ हाँ, सुबह, यानी ये टाइम पे खाना है। हाँ, सुबह 10 बजे ओके। सुबह 8 बजे उठ के 1 गिलास पानी पी लो ठंडा। शुरू में 2 दिन बेशक नॉर्मल पी लो, रूम टेम्परेचर वाला, इफ यू आर हाँ नॉट यूज टू। 8 बजे 1 ठीक है। गिलास, 9 बजे 1 गिलास, 10 बजे 1 गिलास, खाने के साथ साथ, खाने के साथ साथ ओके। पानी खत्म कर दो। 3 गिलास हो गया। ओके। 3 गिलास आप हाँ। अगर शाम को 7 बजे लेते हो आप डिनर, तो 5 बजे 1 गिलास, 6 बजे 1 गिलास, 7 बजे खाने के साथ 1 गिलास। ओके। इसके अलावा कोई फ्लूइड मत लो, कोई दूध, फल, फ्रूट कुछ मत लो। और हर यानी घंटे टी में कॉफी भी नहीं। नथिंग। और हर घंटे में 5-10 मिनट चलो, आराम हाँ, से वो चलना है, 5 मिनट वॉक एंड रेस्ट ना वो। हाँ, तो ये चीज हाँ। फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि प्यास ज्यादा हो गई है तो आप सुबह का 3 गिलास ले लिया तो शाम को 4 कर लो बेशक, पर पानी वैसे ही पीना है, खाने के साथ नहीं पीना, ना खाने के बाद पीना। और खाने से पहले भी, ये नहीं कि 10 मिनट पहले पी रहे हो, एनी टाइम के हिसाब से लिख के पी लो। 2 दिन के अंदर आपको लगेगा, 2 दिन के अंदर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लगा के चलो, 7 दिन के अंदर लगेगा आपका सब कुछ ठीक हो गया। एटलीस्ट विदाउट मेडिसिन यू विल फील कंफर्टेबल। ब्लड प्रेशर मतलब कॉस्मेटिकली इट मे नॉट कम डाउन, बट यू विल फील कंफर्टेबल। जितनी आपको दिक्कतें फील हो रही है ना, कॉन्फिडेंस मतलब खेलने का कॉन्फिडेंस सब नहीं आ रहा, वो सब ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसको रिलीजियसली करते हो, बिल्कुल डॉट टाइम देखकर, इसमें भी एक और चीज होती है कि 5 दिन तक इस प्रोग्राम को फॉलो करो। 6ठे दिन फिर 4 लीटर पानी पी लो, 5वें दिन फिर एकदम कम कर दो, फिर ये जो 3-3 गिलास है उससे 1-1 गिलास पर याद हो, पूरे दिन में 2 या 3 गिलास पानी पियो। तो इसको 2-3 वीक करेंगे ना, तो महीने के अंदर 5 kg गारंटीड वेट लॉस। इसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3-4 महीने कर लेते हैं तो 15-20 किलो वेट कहीं नहीं गया आपका। 20 किलो बंद कम होते ही यू विल बिकम सुपरमैन। ओके। फिर उसके बाद नहीं, मेरी मुझे चीज दे देना। वेट का इतना नहीं है, मुझे मेरा हेल्थ का जो है, जो प्रॉब्लम अब डेवलप हो रही है वो लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए। बस सर बेसिकली मैंने वो आपको है। पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आप जिस रूट पर चल रहे हो उस रूट पर लॉन्ग टर्म के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको 15 दिन के अंदर पता चल जाएगा कितना सुपर काम करता है। दूसरी चीज है, इफ यू आर रीजनेबली वेल ऑफ, तो आप महीने 1.5 महीने के बाद कुछ अगर आपको फायदा होता है तो यू कंट्रीब्यूट समथिंग सो दैट आई कैन कीप सपोर्टिंग पीपल लाइक दैट। ठीक है? और आपके जो कजिन है उनको भी अच्छा। बता दीजिएगा, इट विल हेल्प यू इन ए हाँ लॉट हाँ ऑफ हाँ मैनर्स। ये हाँ इसकी, हाँ। इसका जो इतना बट साइंटिफिक वो है, दवाई तो बंद नहीं करनी है ना बीच 2 में। दिन 3 दिन देखो फिर बंद कर दो, जरूरत क्या है? सी आप दवाई क्यों अच्छा। लेना चाहते हो? इफ यू फील कंफर्टेबल। आज आपको डिजीनेस हो हाँ। रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस दिन ठीक हो जाए उस दिन छोड़ दो, एंड मोस्ट लाइकली विद इन 2 डेज अभी आधा आधा ले लो, 2 दिन बाद वो भी छोड़ दो, बस खत्म बात, दवाई खत्म। ओके, तो कल से मैं वो वॉक एंड रेस्ट का स्टार्ट करता हूँ और पानी का जो आपने जैसे बताया वो करता हूँ। हाँ अभी इतना तो से करके शुरू, देखते हैं। हाँ अभी से शुरू करिए। रात को डिनर लेंगे तो पानी उतना मत लीजिए जितना लेते हैं, 3 गिलास, 1 गिलास पर आ जाओ। जो भी लेना हो पहले ले लो, 1 घंटा पहले, हाँ। 2 घंटा पहले। अच्छा, 1 घंटा पहले लेना है। ओके। सी इसमें आपका एक एनर्जी लॉस हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है। योर हाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कंज्यूम्स 30% ऑफ टोटल एनर्जी। 3 बार आप खाना हाँ। खाते हो, बीच में भी कुछ ना कुछ लेते रहते हो,
हाँ। तो आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 30% ले रहा है। आप 2 टाइम खाओगे 3 की जगह, तो वो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा क्योंकि प्रोसेसिंग बेटर हो रही है, और एनर्जी को कम खर्च करेगा क्योंकि एवरी टाइम यू ईट एनर्जी इज स्पेंट। क्योंकि जो मूवमेंट्स होती है, पेट की मूवमेंट है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, उसमें एनर्जी लगती है। तो वो मूवमेंट तो एक बारी खाने पर एक ही बारी होगी ना। एक बारी मतलब अगर वो 5 घंटे का प्रोसेस है, 6 घंटे का, तो उसी टाइम होगी। आप उसको बार बार 4-4 घंटे बाद खाओगे तो उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा होगी इससे, और एनर्जी कुछ नहीं बनेगी। तो यहाँ पर 2 बारी खाने से दोनों काम होंगे। खाना उतना ही खा रहे हो, वो खाना बेटर प्रोसेस होगा क्योंकि वो 5 घंटे की जगह 8 या 9 घंटे लग रहे हैं, तो आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेंगे आपको। दूसरी तरफ से क्या होगा कि आपका 30% खर्च होने की जगह 20% होगा क्योंकि आप 2 ही बार खा रहे हो, तो वहां से भी एनर्जी बच जाएगी। तो विद इन 2 days यू विल गेन एटलीस्ट 300-400 कैलोरीज एक्स्ट्रा विदाउट डूइंग एनीथिंग। और जो आप वॉक एंड रेस्ट करेंगे उसमें 100-200 कैलोरी और मिल जाएगी आपको, तो टोटल 400-500 कैलोरी एक्स्ट्रा मिलनी शुरू हो जाएगी विद इन 2 days। ओके, तो मुझे जानना था 2 बार खाऊं या 3 बार खाऊं फिर? सर 2 बारी खाओ, बट पेट बार भर के खाओ। बेशक 2 बारी वाला कल करो, आज तो 3 बार हो चुका होगा, तो आज को छोड़ो, कल सुबह से टाइम देख के खाओ। आज तो वैसे 2 बार, एक ही बार हुआ है पहले मॉर्निंग में। हाँ, तो फिर उसके बाद एक ही बार अगर मॉर्निंग में हुआ है तो अब 7 बज रहे हैं, 7 बजे के आसपास खा लो अच्छे से जम के, पर आधा अधूरा मत खाओ, अच्छी तरह खाओ। अच्छा, जो चाहिए वो खा सकते हैं ना फिलहाल तो? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस थोड़ा सा खाने से पहले अभी वॉक एंड रेस्ट कर लो, 1-2 बारी तो कम से कम कर लो, 5-10 मिनट, 5 मिनट कर लो, 5 मिनट लेट जाओ, फिर 5 मिनट करो, 5 मिनट लेट जाओ, कम से कम 2 बारी तो कर लो, तो उससे आधा स्ट्रेस तो रिलीज हो जाएगा आपका। ओके ओके। ठीक है ना। जब भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, 5 मिनट नहीं चल सकते, ज्यादा आपको कमजोरी लग रहा है, कोई भी टेंशन हो रही है, तो 2 मिनट चल लो, 1 मिनट चल लो, 2 चक्कर भी घर के मार लोगे तो भी आपको थोड़ा सा तो आराम मिल जाएगा। और जैसे जैसे आराम मिलता जाए वैसे वैसे बढ़ाते रहो। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, भयंकर ढंग से दवाइयां खाते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं, माइग्रेन का ढूंढ लो इंटरनेट पे, कोई इलाज नहीं होता। ठीक है। जिस आदमी को माइग्रेन होने लगता है उसको 15-20 मिनट पहले पता चल जाता है। वो जितनी एक्सरसाइज करेगा उसका माइग्रेन उतना भयानक हो जाएगा। उसका करना क्या होता है कुछ, और वो 1 मिनट से ज्यादा चल भी नहीं पाता क्योंकि दिमाग सर सब घूम रहा होता है। कुछ नहीं करना, आराम से घर में 1 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, 1 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, आधे से 1 घंटे के अंदर माइग्रेन खत्म। अदरवाइज माइग्रेन एक बार पूरा चढ़ गया तो कईयों का 2-3 दिन नहीं उतरता। कम से कम मतलब एवरेज टाइम लेके चलो तो 6-8 घंटे तो कहीं नहीं जाते। 1 मिनट चल के 5 मिनट रेस्ट है फिर? हाँ, जब भी ज्यादा दिल घबराए तो ऐसे करो, और दिल ना घबराए, अगर आप यू फीलिंग ओके तो 5 मिनट चल के 5 मिनट आराम करो। ओके। व्हेनेवर यू फीलिंग वीक तो 1 मिनट 5 मिनट वाला करो। ठीक है। और मुझे वो स्वेटिंग वगैरह जो हुआ था, वो सिम्टम्स, वो ऐसे क्यों हो रहा था सर? आपका एनर्जी लो हो रहा है, एनर्जी तो है नहीं ना आपकी, एनर्जी है नहीं आपका। आप जो 8-9 कप चाय पीते थे, चाय का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, चाय एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देती है। 3 कप से ज्यादा इज डेडली। आप 9 कप पीते थे, वो बहुत मेजर नुकसान कर चुका है, और उसका जो नुकसान होता है बहुत लंबे टाइम तक होता है। अच्छा। उसका फायदा क्या होता है चाय का, इन द रिकवरी प्रोसेस आपकी इन्फ्लेमेशन होने लगती है, बीच बीच में बढ़ जाता है रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन। उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में चाय का काम आता है। तो वंस यू गेट रिड ऑफ टी, तो 15-20 दिन के बाद आप ये कर सकते हो कि दिन में एक बार शुरू कर ली, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन ले ली, फिर छोड़ दी, कभी लो कभी छोड़ो, कभी लो कभी छोड़ो, क्योंकि कुछ वो भी होता है कि जिस वजह से बीमारी होती है उसी वजह से उसी तरीके से उसको काटना भी पड़ता है। बट 9 कप्स ए डे इज सुसाइडल। उससे डायबिटीज भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, बट अभी अभी मैं पूरी तरह बंद करता हूँ तो वो चलेगा ना ऐसे? हाँ, पूरी तरह बंद करेंगे सर दर्द होगा, और अगर आप वॉक एंड रेस्ट सिस्टम पर चलते हो तो 2 दिन तक आपका सर भारी रहेगा, उतना सीवियर दर्द नहीं होगा, और यू विल बी इजीली कंफर्टेबली छोड़ सकोगे आप। तो 2 दिन तक तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, तीसरे दिन शायद ठीक हो जाता है। 90% अभी तक जितना फीडबैक है 3rd डे तक ठीक हो जाता है, कुछ लोग 2nd डे में भी ठीक हो जाते हैं। और अगर ये सब नहीं करते तो 3 से 7 दिन तो पक्का है सर दर्द होता है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, मैं देखता हूँ अभी एडवाइस करके आपको अपडेट करता हूँ फिर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।